आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो सच में हैरान कर देने वाली है और शायद थोड़ा रुला भी दे। ये कहानी है प्राचीन भारत की उस महान गौरव की जिसे दुनिया नालंदा के नाम से जानती है। एक ऐसी जगह जिसका बनना, फिर पूरी तरह से तबाह हो जाना और सदियों बाद फिर से जिंदा होना किसी महाकाव्य से कम नहीं लगता। तो चलिए सीधे इस कहानी के पन्नों में चलते हैं और इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। एक आग जो लगातार 90 दिनों तक जलती रहे। सोचिए, क्या ऐसी आग की कल्पना भी की जा सकती है? कागज और ताड़पत्रों का वो कैसा विशाल पहाड़ रहा होगा जिसने पूरे 3 महीने तक आग की लपटों को बुझने ही नहीं दिया। कहा जाता है कि उस समय मगध का पूरा आसमान धुएं से काला पड़ गया था। और ध्यान दीजिए, वहां सिर्फ एक इमारत नहीं जल रही थी, वहां ज्ञान, विज्ञान और एक पूरी सभ्यता जल रही थी। 90 लाख, हाँ 90 लाख ऐसी पांडुलिपियां और किताबें राख में बदल गईं जिनमें प्राचीन दुनिया का हर एक बड़ा आविष्कार और सदियों का विज्ञान छिपा था। ये आंकड़ा अपने आप में किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। तो अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर क्या होता है जब किसी पूरे सभ्यता की बैकअप ड्राइव को ही आग के हवाले कर दिया जाए? ऐसे सोचिए, अगर उस वक्त दुनिया खत्म भी हो जाती और सिर्फ नालंदा बचा रहता तो इंसानियत बिल्कुल जीरो से फिर खड़ी हो सकती थी। लेकिन जब उस आखिरी बैकअप को ही जला दिया जाए तो आगे क्या? इसे समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, बिल्कुल शुरुआत में। सेक्शन 1, द एंशिएंट वर्ल्ड्स गूगल। चलिए चलते हैं सीधे 5वीं सदी के भारत में। ये गुप्ता साम्राज्य का वो दौर था जब सम्राट कुमारगुप्त ने इसकी नींव रखी थी। और मजेदार बात यह है कि उन्होंने अपनी ताकत दिखाने के लिए कोई किला या महल नहीं बनवाया। उन्होंने एक ऐसा शहर बसाया जहां किसी राजा का नहीं बल्कि सिर्फ ज्ञान का राज था। एक ऐसी जगह जिसे हम सच में उस जमाने का गूगल कह सकते हैं। इस विश्वविद्यालय के नाम का मतलब ही अपने आप में बहुत डीप है। संस्कृत में नालाम का मतलब होता है कमल, जो ज्ञान का प्रतीक है, और दा का मतलब है देना, यानी ज्ञान का एक ऐसा स्रोत जो कभी रुकता नहीं, जो बस लगातार ज्ञान देता ही रहता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये नालंदा की सबसे मूल फिलॉसफी थी। उस वक्त दुनिया की तस्वीर कैसी थी, इससे थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं। एक तरफ यूरोप का डार्क एजेस चल रहा था, जहां लोग मिट्टी के गांवों में रहते थे और बीमारियों को जादू टोना समझते थे। वहीं दूसरी तरफ भारत का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज चल रहा था, जहां विज्ञान, गणित और लॉजिक अपने बिल्कुल शिखर पर थे। सेक्शन 2, द 9 स्टोरी लाइब्रेरी। आखिर ये महान संस्थान फिजिकल रूप में कैसा दिखता था? इसकी सबसे बड़ी धरोहर और इस पूरे कैंपस की धड़कन थी इसकी लाइब्रेरी, जिसे धर्मगंजा कहा जाता था। और ये कोई 1-2 कमरों वाली लाइब्रेरी नहीं थी, बल्कि गगनचुंबी इमारतों का एक बहुत बड़ा समूह था। जरा इसकी स्केल के बारे में सोचिए। ये पूरे 10 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक विशाल कैंपस था, जिसमें करीब 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। टीचर और स्टूडेंट का रेशो 1:5 था, जो आज की मॉडर्न से मॉडर्न यूनिवर्सिटी के लिए भी किसी सपने जैसा है। सबसे अच्छी बात, यहां कोई वीआईपी कोटा नहीं था। एडमिशन प्योरली मेरिट के बेस पर होता था। चीनी यात्रियों ने तो अपनी किताबों में यहां तक लिखा है कि नालंदा की छतें इतनी ऊंची थीं कि लगता था जैसे बादलों का पानी पीती हूं। ये दुनिया का सबसे पहला आवासीय यानी फुल्ली रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय था, बिल्कुल आज के किसी बड़े टेक जाइंट के हेडक्वार्टर्स की तरह। लेकिन यहां एंट्री मिलना बिल्कुल आसान नहीं था। यहां का फेल होने का रेट स्टैगरिंग 80% था। यूनिवर्सिटी के गेट पर एक द्वारपाल होता था, जो कोई साधारण गार्ड नहीं बल्कि एक टॉप लेवल का विद्वान होता था। अंदर आने के लिए पहले उस द्वारपाल को डिबेट यानी शस्त्रार्थ में हराना पड़ता था, और 10 में से 8 छात्र तो इस फाटक पर ही फेल हो जाते थे। अब जो लोग ये महापरीक्षा पास करके अंदर आते थे, उन्हें क्या पढ़ाया जाता था? उनके पाठ्यक्रम में लॉजिक या हेतु विद्या शामिल थी, ताकि वो हर एक चीज पर सवाल उठा सकें। बेहतर और तेज कम्युनिकेशन के लिए ग्रामर, इंसानी शरीर को ठीक करने के लिए मेडिसिन, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वेदों के साथ साथ यहां नास्तिकता यानी एथियज्म का दर्शन भी पढ़ाया जाता था। नालंदा का मकसद दिमाग पर बंदिशें लगाना नहीं था, उनका मकसद था खुलकर सोचना और लगातार प्रश्न करना। सेक्शन 3, हीलिंग, ईगो एंड डिस्ट्रक्शन। मगर जैसा कि इतिहास में हमेशा होता आया है, जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा भी कहीं न कहीं पनप ही रहा होता है। भारत में उस वक्त राजनीतिक उथल-पुथल मची थी और एक नया बेहद भयंकर खतरा सामने आया। ये खतरा था बख्तियार खिलजी, जिसके दिल में किताबों के लिए कोई जगह नहीं थी और जो सिर्फ ईगो और नफरत से भरा था।
तो आखिर ये सब तबाह कैसे हुआ? कहानी शुरू होती है 1193 के आसपास, जब खिलजी बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गया। उसके दरबार के सारे हकीम नाकाम हो गए। तब मजबूरी में उसने नालंदा के आचार्य राहुल श्रीभद्रा को बुलवाया। पर खिलजी की शर्त थी कि वो किसी दूसरे धर्म के वैद्य की दी हुई दवा नहीं खाएगा। तब आचार्य ने एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक तरीका अपनाया। उन्होंने कुरान के पन्नों पर एक अदृश्य दवा लगा दी। जब खिलजी किताब पढ़ता और पन्ना पलटने के लिए अपनी उंगली जीभ पर लगाता तो वो दवा चुपचाप उसके शरीर में चली जाती। नतीजा ये हुआ कि खिलजी पूरी तरह ठीक हो गया। लेकिन ठीक होने के बाद शुक्रगुजार होने के बजाय उसके अहंकार को भारी चोट पहुंची। उसे ये बिल्कुल हजम नहीं हुआ कि किसी और का ज्ञान उसके अपने लोगों से इतना बेहतर कैसे हो सकता है। और बस इसी छोटी सी ईगो और जलन ने 1193 के उस भयानक हमले की नींव रख दी। और फिर खिलजी ने एक ऐसा आदेश दिया जिसने सब कुछ राख कर दिया। उसने कहा, जला दो इसे। खिलजी की फौज नालंदा में घुस आई। वहां मुकाबला करने के लिए कोई सेना नहीं थी, कोई हथियार नहीं थे। वहां थे तो सिर्फ निहत्थे, भिक्षु, विद्वान और किताबें। लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और उस महान 9 मंजिला लाइब्रेरी रत्नोदाधी में आग लगा दी गई। खिलजी ने वहां सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत को नहीं जलाया, उसने ज्ञान की आत्मा को ही जलाकर रख दिया। वहां आसपास के लोगों का बताना था कि उस दिन के बाद मगध के आसमान से सदियों तक जले हुए कागज की राख गिरती रही, बिल्कुल किसी काली बर्फ की तरह। उस धुएं में सिर्फ किताबें नहीं जल रही थीं, उसमें आर्यभट्टा का गणित, नागार्जुना का रसायन विज्ञान और सुश्रुता की सर्जरी जल रही थी। भारत का वो सुनहरा भविष्य जल रहा था जो शायद पूरी दुनिया को 1000 साल आगे ले जा सकता था। सेक्शन 4 द 600 ईयर साइलेंस। इस रूह कांपने वाले विनाश के बाद अगले 600 सालों तक नालंदा में सिर्फ एक भारी सन्नाटा छा गया। एक ऐसी चुप्पी जिसमें दुनिया का सबसे महान विश्वविद्यालय एक खंडर और कब्रिस्तान में बदल गया। और सबसे दुख की बात यह है कि लोग अपनी ही इतिहास की इस महान धरोहर को लगभग भूल गए। तो फिर सदियों बाद इस जगह को दोबारा पता कैसे चला? 19वीं सदी में अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने चीनी यात्री ख्वाग्जैंग की पुरानी ट्रैवल डायरी निकाली और उसकी मदद से रास्ते खोजने शुरू किए। बरगांव नाम के एक अनजान से गांव के पास जब जमीन की खुदाई शुरू हुई तो धीरे धीरे मिट्टी के नीचे से एक विशाल शहर निकलने लगा। जली हुई ईंटें, जले हुए चावल और इंसानी कंकाल बाहर आने लगे। ये खुदाई किसी पुरानी जगह को ढूंढने जैसी नहीं थी, ये तो बिल्कुल किसी सदियों पुराने क्राइम सीन से पर्दा उठाने जैसा था। सेक्शन 5 द रीबर्थ ऑफ नालंदा। कहते हैं ना कि राख के नीचे दबी चिंगारी कभी पूरी तरह बुझती नहीं है। चलिए अब इस कहानी के आखिरी हिस्से में आते हैं, जहां इस प्राचीन आत्मा को दोबारा जिंदा करने की एक अनोखी और ग्लोबल कोशिश शुरू हुई। 2006 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने नालंदा को फिर से खड़ा करने का एक बड़ा विचार दुनिया के सामने रखा। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात कही थी कि ये सिर्फ एक सरकारी प्रोजेक्ट नहीं है, ये हमारी सिविलाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी हमारी सभ्यता की जिम्मेदारी है। और जब इस सपने ने जमीन पर आकर लेना शुरू किया तो पूरी दुनिया से मदद आई। जापान, सिंगापुर, चीन और थाईलैंड जैसे देशों ने हाथ मिलाया और आखिरकार 2014 में राजगीर में एक नया नालंदा फिर से खुल गया। पर इस बार का नालंदा थोड़ा अलग है। इसमें नेट जीरो एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी और अल्ट्रा मॉडर्न डिजिटल लाइब्रेरीज शामिल हैं। जिन देशों के लोग सदियों पहले वहां पढ़ने आया करते थे, उन सब ने मिलकर अपने उस पुराने ज्ञान के स्रोत को एक नया आकार दे दिया। चलिए इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले प्राचीन नालंदा और आज की हमारी आधुनिक सोसाइटी को थोड़ा कंपेयर करके सोचते हैं। प्राचीन नालंदा इसलिए इतना महान था क्योंकि वहां लॉजिक यानी तर्क और कंपैशन यानी करुणा दोनों का एक बेहतरीन संतुलन था। लेकिन आज की दुनिया थोड़ी अलग दिखती है। हमारे पास आज डेटा, स्पीड और इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, लेकिन हम अंदर से एक दूसरे से कटे हुए हैं। हमारे पास तर्क करने की शक्ति तो है, मगर एम्पैथी यानी करुणा और हमदर्दी कहीं पीछे छूट रही है। तो यहां हम सब के लिए एक आखिरी बड़ा सवाल है, क्या हम अपनी स्क्रीन्स, अपने सोशल मीडिया और आपस की इस नफरत के बीच छुपे हुए किसी आधुनिक खिलजी को पहचान पा रहे हैं? नालंदा के वो खंडर हमें हमेशा याद दिलाते रहेंगे कि किसी महान ज्ञान और सभ्यता को बनाने में सदियां लग जाती हैं, पर उसे मिटाने के लिए अहंकार से भरा एक पल ही काफी होता है। असली नालंदा सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं थी, वो एक खुले दिमाग का, सोच का प्रतीक थी। अगर हम असहिष्णुता और नफरत को पीछे छोड़ सकें, तभी हम सच में उस महान विरासत के असली वारिस कहलाएंगे। इस विश्लेषण में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।